एवरीवन, और मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है दोस्तों? आपने कभी ना कभी बुक्स में, मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि इज एमआर या वॉज वेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा आपने सोचा भी होगा और सोचने पर आप बहुत ज्यादा परेशान भी हुए होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपका इसका अच्छा सा सॉल्यूशन देने वाला हूं और ये गारंटी भी देता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आपका अंग्रेजी पढ़ने का और अंग्रेजी सीखने का जो इंटरेस्ट है वो दोगुना हो जाएगा। तो वॉइस की स्टार्टिंग करते हैं। वॉइस की मीनिंग समझते हैं और वॉइस का मतलब समझते हैं। वॉइस का मतलब होता है, आपने जरूर पता होगा, आवाज। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वॉइस का मतलब होता है आवाज। धीरे बोलेंगे तो यानी कि पैसिव वॉइस, और तेज से बोलेंगे तो यानी एक्टिव वॉइस। लेकिन ऐसा उसमें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉइस का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता है बोलने का तरीका। बोलने का तरीका याद रखिएगा। वॉइस की जो मीनिंग होती है वॉइस टॉपिक में वो होता है बोलने का तरीका। ठीक है ना? अब ऐसा बोलने का तरीका क्यों कहा जाता है इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मैंने कहा मम्मी खाना बना रही हैं। मम्मी खाना बना रही हैं, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसको और किस तरीके से हम बोल सकते हैं, और जिस तरीके से हम बोल सकते हैं उसी तरीके को हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है ना? तो आप सोचिए जरा कि हाँ, दूसरा तरीका क्या होता है मम्मी खाना बना रही है का दूसरा तरीका क्या होगा? अगर आपने सोच लिया तो यानी कि आपको पैसिव वॉइस आ गई। चलिए इसका दूसरा तरीका बताते हैं कि मम्मी खाना बना रही है, तो इसको हम तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसका जो दूसरा तरीका होता है उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी कि हम किसी भी बात को एक से अधिक तरीके से कह सकते हैं। और इसीलिए हम वॉइस का नाम दिए हैं, वॉइस की जो मीनिंग दिए हैं वो दिए हैं बोलने का तरीका। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि वॉइस की जो मीनिंग होगी वो होगी बोलने का, वो होगा बोलने का तरीका। ठीक है ना? क्योंकि हम किसी भी बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि राजा ने शेर को मारा, तो इसको हम दूसरा जो दूसरा तरीका होता है, शेर मारा गया राजा के द्वारा। तो ये दूसरा तरीका हुआ कि नहीं हुआ? और एक चीज आपने इसमें नोटिस किया होगा, इसमें जब भी हम दूसरा सेंटेंस बोले हैं, जो भी हम दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही है, तो जो दूसरा हमने सेंटेंस बोला खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, तो इसमें जो कॉमन चीजें होती हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही है और खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, तो इसमें हमने सेंटेंस में सिर्फ सेंटेंस को बदला है, यानी कि सेंटेंस को बदल दिया है, मीनिंग नहीं बदली है। उसमें भी मम्मी थी, उसमें भी खाना बनाया जा रहा है, यानी कि उसमें भी सेम काम हो रहा है और काम जो कर रहा है वो भी सेम है, बस हमने जो तरीका है उसको हमने बदल दिया है। इसीलिए वॉइस का जो मतलब हो गया बोलने का तरीका। अब चलिए इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वॉइस के हम चलिए हम रूल बनाते हैं। वॉइस का हम रूल बनाते हैं। हम और आप मिलकर क्या बनाते हैं? वॉइस के रूल्स को बनाते हैं। ठीक है ना? तो कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो मेन हमने जो पढ़ा है सेंटेंस के रूल्स, यानी कि हमने जो टेंस में या जो सेंटेंस में पढ़ा है उसके जो रूल्स पढ़े हैं, उसके नॉर्मल जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। जो नॉर्मल थोड़ा बहुत ले लेते हैं, एकदम से जो नॉर्मल होता है उसमें सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि सब में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो मेन वर्ब, मोटा मोटा एक मान के चलते हैं ये स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मोटे मोटे तौर पर जो होता है वो क्या होता है? सेंटेंस में जो हमने पढ़ा है, ये अभी हम जनरेट नहीं कर रहे हैं पैसिव वॉइस का, हमने जो पढ़ा है टेंस में या सेंटेंस में हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मोटे तौर पर हो गया। अभी हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस में हो गया, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम बातों को बदल देते हैं, अपने तरीके को बदल देते हैं, तब वो कैसे बनता है इसको भी अभी ध्यान से देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बोला था मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना
बना रही हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। अब ये सेंटेंस हमने लिखा है, मम्मी जो है वो खाना बना रही है, तरीका एक हो गया, मम्मी खाना बना रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, मदर इज कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है ना, मम्मी खाना बना रही है, एक ए हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है ना। और मम्मी खाना बना रही है यानी कि एक बोलने का तरीका ये है, एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। अभी आगे हम वीडियो में समझाएंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, टेंस वॉइस एकदम अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बस आप एकदम मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कॉमेंट्स भी छोड़ते रहिए, लिखते रहिए कमेंट्स, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मम्मी खाना बना रही है, इसलिए बोलने का तरीका हो गया, ठीक है ना, मदर इज कुकिंग फूड। चलिए हम एक ट्राई करते हैं, जो पैसिव वॉइस होता है, हमने क्या बोला था, मम्मी खाना बना रही है, एक और उनका तरीका हमने क्या बोल दिया कि खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, यानी कि इसमें हमने किसको मतलब कि स्पेशल बना दिया, ऑब्जेक्ट को, खाना बनाया जा रहा है, यानी कि मम्मी ना लिख के हमने किसको ज्यादा खासियत, किसको ज्यादा स्पेशल बना दिया, खाना बनाने को, काम को ज्यादा हमने यहाँ पे, काम को मतलब कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया, काम को स्पेशल मान लिया गया, तो खाना बनाया जा रहा है इस पर जोर दे दिया गया, और मम्मी को क्या कर दिया गया, थोड़ा स्लो, खाना बना रही है, कौन बना रहा है, मम्मी, ठीक है ना, खाना बना रही है, कौन बना रही है, मम्मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मम्मी खाना बना रही है ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, और हमें क्या करना है, बोलने का तरीका हमने बदल दिया, खाना मम्मी ही बनाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही कर रही है, लेकिन हमने बोलने का जो पर्सपेक्टिव था, बोलने का जो तरीका था, उसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो क्या बदल दिया, खाना बनाया जा रहा है, मम्मी के द्वारा, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो ज्यादा जोर जिस पे दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, यानी कि खाना बनाया जा रहा है किसके द्वारा, मम्मी के द्वारा। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में, यानी कि हमने बोलने के तरीके को क्या कर दिया, बदल दिया, बोलने के तरीके को हमने बदल दिया। ये तो रहा हमारा कंसेप्ट, ठीक है ना। अब इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ इसका स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होता है। चलिए ठीक है, इसमें हमने किसको ज्यादा स्पेशलिटी दी है, खाना बनाने को, यानी कि यहाँ पर ये मम्मी जो थी ये सब्जेक्ट है, और खाना बनाना यानी कि कुकिंग फूड, यानी कि खाना बनाना जो फूड हो गया, खाना बनाना कुकिंग फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल सेंटेंसेस हमने कैसे बनाया, मदर, मम्मी से उठा लिया, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, ठीक है। अब हम किसको इसमें ज्यादा स्पेशलिटी दे रहे हैं, किसको सबसे ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को। चलिए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, आगे उठा लाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब बात वही हो ही रही है, हम अभी अपना रूल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मल्स हमने पढ़ा है टेंसेस में या सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से, और हम पैसिव वॉइस में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जब वरीयता दी जा रही है, जैसे भी एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने बोला मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे ना बोल के मैं दूसरे तरीके से बोलूं, यानी कि अपने बोलने के तरीके को बदल दूं, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी इसमें जो सबसे ज्यादा स्पेशलिटी दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, वो किसको दी जा रही है, ऑब्जेक्ट को। तो ठीक है, जब इसका मानना ही है, जब ये चाह ही रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, खुशी खुशी पहले कर दिया। फिर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हमने यहाँ पे लिख दिया, लिखना वही है, क्या है दिक्कत, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बस इसमें ही है, बात से समझ लीजिए। मम्मी खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, ये हो गया आपका, ये एक तरीके का सेंटेंस हो गया। बोलने के तरीके को हमने बदला, क्या बोल दिया, खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, बोलने के तरीके को हमने बदल दिया। तो अब जब बोलने के तरीके को बदल दिया, तो हमको प्लेसेस को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट बाद में लिखते थे, उस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हलवा है। आज के बाद अगर आप पैसिव वॉइस भूलना भी चाहोगे ना, तो चाह कर भी भूल नहीं पाओगे, ऐसी क्लास आज की होने वाली है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस
सब्जेक्ट। अब कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट तो पहली बार पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पहली बार देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को उठाएंगे बाहर लाएंगे तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, और जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि सब्जेक्ट का प्लेस ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट का प्लेस सब्जेक्ट ले लेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पैसिव वॉइस का जो भी रूल्स है वो जनरेट कर लिया। ठीक है ना, पैसिव वॉइस का एक हमने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, और यही स्ट्रक्चर आपका पूरे टेंस में अलाउ होगा। पूरे टेंस में आपको यही करना है। मोटे तौर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मेन वर्ब की एक चीज और हमेशा याद रखिए, एक टैटू की तरह चिपका रहेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको हमेशा चिपका देना है, वो चाहे जिस टेंस में हो। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको जरूर करना है। और एक चीज हमने इसमें नहीं लिखा, आपको जब सब्जेक्ट लिखना होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद अगर है तो, नहीं तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं ये आगे की वीडियो में हम बता देंगे कि बाई का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी हम केवल रूल्स को, अभी हम केवल स्ट्रक्चर को, फॉर्मूलाज को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, बाई का। फिर क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को। जो सब्जेक्टवा था ना वही ऑब्जेक्टवा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको, जो ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा। और ये तैयार हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी कि ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है ना, पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट होता है इसी पे बेस्ड रहता है। वो क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना दिए, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और मेन वर्ब की हम हमेशा याद रखिएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो रहता है सब्जेक्ट को लिखते हैं, और उसी का हम क्या यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। तो अब हम एक एक करके, यानी कि टेंस वाइज समझते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ये समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली जो हमने टेंसेस या सेंटेंसेस में पढ़ा है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसमें वर्ब की फॉर्म लगी होती है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस लगाते हैं, प्लूरल है तो एस या यस नहीं लगाते थे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते थे। ये तो रही बात नॉर्मल टेंसेस की। लेकिन जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, पहले कर लिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज, पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से अदला बदली होती है, लेकिन टाइम का इसमें अदला बदला कोई कुछ भी नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा पैसिव वॉइस में भी। यानी कि इसीलिए हमने बोला बोलने के तरीके बदलते हैं, लेकिन सेंटेंस या टेंस नहीं बदलता है। टेंस का मतलब टाइम, ठीक है ना, सॉरी, टाइम नहीं बदलता है। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में जो है ना सेंटेंस बदलते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। अगर टाइम बदल देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। टाइम को नहीं बदलना है, प्रेजेंट में ही है तो प्रेजेंट में ही बनाना है, चाहे प्रेजेंट डेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन बनाना किसमें है, प्रेजेंट में ही बनाना है। और एक चीज, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे अभी हमने बताया, तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हो गया, जिसमें कर्ता स्वयं कोई काम को करता है, यानी कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, वो खुद काम को करता है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में अभी हमने बताया, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्टिव ना होकर किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का उत्तरदायी हो जाता है, यानी कि मेन जो हो जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब करते हैं हम ट्रांसलेशन, यानी पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है ये, ठीक है ना, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, ये जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्प में लेगा, यानी इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
का प्रयोग करते हैं। और हाँ, अभी ये जो हमने बताया था कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में इज, एम, आर या वाज, वेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने तो देखा इज, एम, आर या वाज, वेयर के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है या पास्ट होते हैं। लेकिन अब हमको आज पता चला कि वो क्या होते हैं, वो होते हैं सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं। तो याद रखिएगा वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं, जिसमें इज, एम, आर या वाज, वेयर के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो ये चीजें थी, ठीक है ना। चलिए अब एक प्यारा सा सेंटेंस करते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। अब इसको हम करते हैं, और सबको पता है ही यानी कि सिंगुलर, और ये देखकर सभी लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको जानने के लिए आपको टेंस का तो अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में हमने क्या लगाया, यस या यस इसमें लगाया, और ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि स्ट्रक्चर पे इसी पे सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यस या यस का वर्ब में, तो हमने वर्ब में यस या यस का प्रयोग कर दिया। अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्रिकेट। क्या लिख दिया हमने, क्रिकेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज, एम, आर से लगेगी। अब क्रिकेट क्या है, क्रिकेट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। चलिए हमेशा आपको याद रखना है पैसिव वॉइस के टैटू की तरह चिपका देना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड, और बाई का प्रयोग करते हैं किसी के द्वारा के अर्थ में। इसके बाद हम प्रीपोजिशन के रूप में, एक एजेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, दूसरे नाउन को ऐड करने के लिए, प्रोनाउन को ऐड करने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जो केस चार्ट होते हैं ना, उसमें नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केसेस, ये केस चार्ट में आपको समझाए गए हैं। अगर आपको ये नहीं बदलना आता है तो आप इसके बाद आप हमारी वीडियो यानी कि प्रोनाउन की डाली गई है, आप उसको चेक करके आप उसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा, और इतनी बेहतरीन वीडियो है आपको दोबारा उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज करना या केस चार्ट ये जो चेंज करने होते हैं प्रोनाउंस के, अगर ये नहीं आ रहा है, पैसिव वॉइस आपको हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। नहीं आएगी ऐसा कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आज पढ़ लिए, आने ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए बस। क्रिकेट इज प्लेड बाई, बाई किसके द्वारा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया। क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। देखिए कितने आसान तरीके से, एकदम हलवा है ये, यानी कि पैसिव वॉइस आप जीवन भर भूलना भी चाहेंगे ना, भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। अब सब जानते हैं इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट मतलब इतना हलवा है कि तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत दिमाग में आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला है, इंग्लिश इज टॉट। चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इंग्लिश, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, इज, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, टॉट। बाई हिम, देखिए कितने आसानी तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस कर लिया, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। यानी कि देखिए इज, एम, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं आई है, और क्यों आई है, कैसे आई है, कहां आती है। अगर आपको इज, एम, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, यानी कि ये गलत नहीं होता सेंटेंस, बस ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। ये आपको दूसरों को बताना है या आपको खुद समझना है। चलिए एक सेंटेंस अभी ये है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। चलिए इसके भी ऑब्जेक्ट्स को हम उठाते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ए, अ सॉन्ग, फिर क्या हो जाएगा, इज, अ सॉन्ग इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का जल्दी से, संग, अ सॉन्ग इज संग बाई, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर, अ सॉन्ग इज संग बाई हर। इसमें देखिए इसकी और इसकी मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है बस बोलने के तरीके में चेंजिंग हुई है, बस कोई नहीं, गा वही रही है, सी ही गाना गा रही है, काम क्या हो रहा है, गाना गाने का, इसमें भी सी ही गा रही है, काम क्या हो रहा है, गाना गाने का। कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस बोलने के तरीके में हमने जरा सी बदलावट कर दी है, जिसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। एक एग्जांपल और है, पूजा कुक्स फूड, पूजा कुक्स फूड, इसको भी एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ठीक है ना, तो इसका पैसिव वॉइस हम यहां बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फूड, पूजा कुक्स फूड। चलिए फूड इज
अब क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक का कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाई किसके द्वारा, पूजा के द्वारा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दे दिया गया है, ठीक है ना। पूजा कुक्स फूड, पूजा ने खाना बनाया, पूजा ने खाना बनाया। अब इसका हमने क्या दूसरे तरीके से, दूसरे रूप से हमने कैसे बोला, बोलने के तरीके को चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, खाना बनाया गया पूजा के द्वारा, खाना बनाया गया पूजा के द्वारा। इसलिए हमने किसका प्रयोग किया भाई, ऑब्जेक्ट को हमने पहले रख दिया, फूड इज कुक्ड बाई पूजा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अभी फटाफट से समझ लेते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती है। अक्सर आप लोग कहोगे निगेटिव तो हलवा है, निगेटिव क्यों समझा रहे हैं सर, लेकिन हमारा काम है बड़ा समझा देते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, हमने बोला नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, किसकी बात हुई, बस नहीं, नॉट। अब जहां नॉट लगता है वहां पे नॉट लगा देते हैं, सेम टू सेम हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसी में हम क्या लगा देते हैं, नॉट, ठीक है ना। प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे तो इम्पॉसिबल होता है, बड़ी मुश्किल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट लगाने का, तो फटाफट से हम नॉट का भी आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं ऐसे ही सेंटेंसेस से। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अच्छे से समझते रहिए, कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहिए, जो भी है आराम से मजेदार तरीके से आप वॉइस को समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसका जो निगेटिव का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा क्रिटिकल क्या है कि ये बहुत ज्यादा भाव वाला सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव में कोई और स्ट्रक्चर रहेगा तो निगेटिव में कहेगा मैं कुछ और ले लूंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हम क्या लगाते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू या डज, तब हम लिखते हैं नॉट। यानी नॉट लिखने के लिए इतना बड़ा प्रोपोगेंडा, इतना बड़ा लफड़ा हमको करना पड़ता है डू डज लगाने का। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ठीक है ना, प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में हम एस नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में हमने बोला था एस लगाना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डू में हमने यस लगा दिया है, ठीक है ना, डू में ऑलरेडी यस लगा दिया। अब यहाँ पे खुद ही झेल लेगा, सब्जेक्ट है सिमिलर तो डज लगा देना है, प्लूरल है तो डू लगा देना है, ये चीज आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है ना। नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, चलिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस फिर क्या हो जाएगा, वही है डू डज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। क्या बदला, क्या बदला इसमें, आपने क्या देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा दी, भले ही डू या डज लगा है, भले ही क्या लगा है, डू या डज लगा है, ठीक है ना। अब इसका हम जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है ना, जैसे लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, फिर से उसी का हम देख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बनता है, जल्दी से देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, तो उसका भी पैसिव वॉइस हम देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव जो है स्ट्रक्चर क्या लग जाएगा, क्रिकेट। अच्छा एक और चीज इसमें हो गई, अभी क्या हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, ठीक है ना, किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। अब इसका हमने फोकस, हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट की तरफ है, ठीक है ना, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट की तरफ है, हमारा भले लिख रहे हैं यहाँ पर लेकिन ध्यान किसकी तरफ है, कॉन्सेप्ट की तरफ है, ठीक है ना, इसलिए थोड़े थोड़े मिस्टेक जो होते हैं ना होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज एम आर लग जाएगा, ठीक है ना, फिर नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। वही सोच रहा था थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलिए क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्रिकेट इज, अब क्या हो जाएगा, नॉट, क्रिकेट इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हिम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। अब जैसे था सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहां पे अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डज
नॉट सिंग ए सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इसका क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर, संग बाई हर, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का, यानी कि इंट्रोगेटिव में डबल होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसी स्ट्रक्चर पर हम देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में सबको पता है क्या होता है, इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब को क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है ना। डू डस को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, डू या डस को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। उसके बाद हमने क्या लिखा, फिर से तुरंत हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तुरंत हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या लिखना है, अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर लेना है, नहीं तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर। और इसमें भी वैसे हमें ऑब्जेक्ट को लिखा हमने, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले डू या डज, यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या लिखना है, इज एम आर, ठीक है ना। अब डू या डज बाहर हुआ तो इज एम आर को भी तो बाहर करना पड़ेगा ना। इज एम आर को क्या कर लेते हैं, हम बाहर कर लेते हैं। फिर हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं, बस यही अदला बदली कर दिया कि सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को हमने बाहर अंदर कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर कर दिया, ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रोगेटिव दो होते हैं, सिंगल यानी कि जिनका हम जवाब हाँ या ना में दे पाए, और डबल का मतलब होता है जिनका जवाब हम यहाँ हाँ या ना में ना दे पाए, ठीक है ना, जिन्हें हम WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके भी एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। अब यही हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या कर देते हैं, डज ही, ठीक है ना। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था हमारा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर पे आता है तो हम इस स्ट्रक्चर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इज एम आर को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। और एक चीज जो हम भूल रहे हैं, वो क्या भूल रहे हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क्स, ठीक है ना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम बोल रहे हैं। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तब हम क्या कहते हैं सब हेल्पिंग वर्ब यानी डज था, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। क्रिकेट के साथ किसका लगेगा, इज का, इज। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्टवा जो ऑब्जेक्टवा होगा ना, वही इसका सब्जेक्टवा होता है। इज क्रिकेट, इज क्रिकेट। अब फिर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो मारो बोली, ठीक है ना। इज क्रिकेट नॉट, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई हिम, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई हिम। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। फिर इसको भी देख लेते हैं, सी डज है तो हमने क्या कर दिया, डज सी, सी डज है तो हमने क्या कर दिया, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है ना। ये है एक्टिव वॉइस में, इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, देखिए हमेशा जो है ना, जो हम टेंस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है, उसी स्ट्रक्चर पर ये बनेगा, यानी कि जिस जगह पर हेल्पिंग वर्ब है उसी जगह पर हेल्पिंग वर्ब होगा। बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इज एंड आर। और सॉन्ग है तो सॉन्ग के लिए इज का प्रयोग करेंगे, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग बाई, सी का क्या होता है, हर। इज अ सॉन्ग नॉट संग बाई हर, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो इससे हमने क्या समझा कि सिंगल इंट्रोगेटिव में जो होते हैं कुछ नहीं होता है, बस हमने टेंसेस की जानकारी है तो ये मोटे मोटे तौर पर हम वही टेंस को हम पढ़ रहे हैं, उसी टेंस को हम एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी टेंस के स्ट्रक्चर को हम एक नए रूप में पढ़ रहे हैं, बस इतनी डिफरेंस है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम हलवा है। WH वर्ड को हम समझते हैं, यानी अभी हमने क्या समझा, सिंगल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव का सेम वही स्ट्रक्चर होता है जो हमने टेंसेस में पढ़ा है, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव का इतना अच्छा सा होता है। देखिए एक मिनट,
डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करने का मतलब सिर्फ इसी के आगे WH वर्ड या WH फैमिली लगा देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, इतना यूज करते हैं। और वैसे इसमें भी क्या कर लेते हैं हम, WH वर्ड लगा देते हैं और ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने WH वर्ड लगा दिया, हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें भी है, जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको हम समझते हैं सेंटेंस इको एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे हमें where does he play cricket, where does he play cricket, where does he play cricket, ठीक है ना। अब ये आपका सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव का, WH वर्ड का, where does he play cricket। तो यहाँ पे सेम टू सेम हम where यानी कि डबल इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है तो हम पहले WH वर्ड ही लिखेंगे। पैसिव वॉइस का यही रोल ही होता है। देखिए वेयर को हम अगर डबल इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, तो हमको उसको लिख ही देना है, ठीक है ना। जो लिखा रहेगा पैसिव वॉइस में उसको हमको सेम एज इट इज लिख देना है, ठीक है ना। वेयर, अब हमको क्या जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो हम किसकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, इज MR की, ठीक है ना। क्रिकेट है तो इज हो जाएगा, वेयर इज क्रिकेट, वेयर इज, अब ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, वेयर इज क्रिकेट। उसके बाद हमने क्या लिखना है, नॉट नहीं है, नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय, अभी का क्या हो जाएगा, हिम। वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। कितने आसान तरीके से पुराने रूल्स पे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। बस इसमें ऑब्जेक्ट को हमने पहले कर दिया, सब्जेक्ट को जो हमने बाद में कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया। बस यही इसका एक मात्र रूल है, मोटे मोटे तौर पर यही हमको पढ़ना भी है, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो बहुत ही इजी है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। चलिए, why does she not sing a song, why does she not sing a song। तो इसका क्या कर लेते हैं हम, why को हम क्या कर लेते हैं, बस यही लगा दिए, why is a song not sung by her। कोई दिक्कत, देखिए हमने क्वेश्चंस में से WH वर्ड यहां लगाया तो WH वर्ड हमने यहां लगा दिया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है। जो हमने टेंस में पढ़ा है, जो हमने सेंटेंस में पढ़ा है, उसके टेंस, उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस एक ही परिवर्तन है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे इज आए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, चाहे वॉज है, वर है, कुछ भी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एक टैटू की तरह चिपका रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने चारों स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझा है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है इज एमआर। और देखिए अब आप कहेंगे प्रेजेंट डेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बना था, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये खुद ही बीइंग है, यानी कि होना दिखाते हैं, इसीलिए इसके बाद हम बीइंग का यूज करते हैं, तभी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अगर सॉल्व करना है तो इज एमआर के बाद ही बीइंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एजेंट के रूप में बाई का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स हमारे ही इज राइटिंग अ लेटर, ये सबको पता है, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको भी अच्छे से आसानी से बना लेते हैं हलवा की तरीके से। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमको लिखना, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अ
लेटर। फिर क्या लिखते हैं इज में से, इज एक है तो इज, अ लेटर इज। फिर क्या लगाते हैं बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। फिर क्या लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि राइटिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी, बाई का प्रयोग करते हैं एजेंट के रूप में, बाई। ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। दूसरा देखते हैं ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट यानी कि निगेटिव है, तो निगेटिव का यूज कर लेते हैं सबसे पहले। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अ लेटर इज नॉट, अ लेटर इज नॉट बीइंग, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, नॉट बीइंग रिटन बाई हिम, a letter is not being written by him। पुराना स्ट्रक्चर है नॉर्मल सा ही, जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनिट का किया वैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किया। बस का रूल्स याद रखना है कि इज एम आर को बदलना नहीं है, किसी भी स्थिति में इज एम आर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर इज एम आर में ही आ रहा है, सेंटेंस इज एम आर में ही है, देखिए सेंटेंस कैसे पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस का, ही इज राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस तो इज एम आर में ही है, तो हम क्या करेंगे इज एम आर को इज एम आर ही लिखेंगे। वो तो ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर, आई रहेगा तो एम लगेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमको जस्ट बीइंग लगाना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले से ही पता है, और बाई एजेंट के रूप में, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम का, वैसे ही हमने इसको किया है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी इज एम आर को हमसे बाहर पूछेगा, ठीक है ना। उसमें भी पूछेगा आपको क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में भी, लेकिन ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इज एम आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद द वर्ड, ठीक है ना। चलिए करते हैं, एम आई टीचिंग द स्टूडेंट्स, एम आई टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट देख लेना है कि सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि एम थोड़ी लिख देंगे जो है वहीं पे, डब्ल्यूएच वर्ड को सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आर। फिर क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, देखिए इज एम आर में से आर हमने चूज कर लिया, ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट बनेगा उसको लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। आर द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स। फिर क्या लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, टॉट बाई, आई का आई भाई इसमें सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा टॉट बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आर द स्टूडेंट्स टॉट बाई मी, आर द स्टूडेंट्स टॉट बाई मी, ये हो गया आपका, यानी कि इंट्रोगेटिव का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का ये सॉल्यूशन हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इसको भी आपको आराम से समझ लेना है, एक बार नहीं दो बार नहीं, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, और दोबारा अगर भूलना भी चाहेंगे ना, ये निकलेगा नहीं दिमाग से, जरूर रट लीजिए, ठीक है ना, जरूर लिख लीजिए कहीं ना कहीं पे, कि भूलना चाहेंगे भी ना तब भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए इसी से हम समझ लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यानी कि डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सब बच्चों को पता है, डबल इंट्रोगेटिव में यही हम WH वर्ड प्लस इज एम आर यूज करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसका बनाना पड़े डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे, तब आप कैसे बनाएंगे, तो व्हाट को हमें लिखना है, व्हाट ही लिखना है, WH वर्ड को पहले लिखेंगे, इज एम आर को लिख लेंगे, यू है, यू ऑब्जेक्ट बनेगा ना, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना, तुम क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, ठीक है ना, तो हम सब्जेक्ट जो चीज है नहीं उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। WH वर्ड, फिर हम क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे जब कुछ है ये नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे व्हाट इज, ठीक है ना, बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन, डू का थर्ड फॉर्म जो होता है डन होता है बाई यू, ठीक है ना। अब जब कोई चीज है ये नहीं है, जब इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो हम
किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम डायरेक्टली बीइंग का प्रयोग करके मेन वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है कि वहां पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई है नहीं है, अब ये तो WH वर्ड हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आया ही नहीं ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम ऑब्जेक्ट को हम लिखते भी नहीं, जो चीज है वो हमारे लिए प्राप्त, जो प्राप्त है वही भाई पर्याप्त है। ठीक है, इसी पे फोकस करते हैं। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये आपका हो गया WH वर्ड का। ठीक है ना, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि जिसमें हम जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और जिसमें सकारात्मक सूचना होती है, ही इज राइटिंग अ लेटर, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अ लेटर, एक अब इज एम आर आया रहती है तो हम इज एम आर को ही इंक्लूड करते हैं। अ लेटर इज, और क्या यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? बीइंग का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इंक्लूड में बाई का प्रयोग, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट लगाना होता है। ये तो सर कहेंगे आप क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपको आए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है WH वर्ड। WH वर्ड इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा गया व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर बता नहीं रहा तुम क्या कर रहे हो, तो जो भाई ऑब्जेक्ट ये नहीं है तो सब्जेक्ट किसको बनाओगे? छोड़ो, जो है वही बनाना चाहिए। ठीक है ना, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली हमने बीइंग का प्रयोग कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, बाई का प्रयोग कर दिया, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो सारे बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो भी केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं वो सारे बच्चे जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या स्ट्रक्चर क्या होता है। एकदम हलवा है, इसको स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, इसमें चेंजिंग क्या हुई है? चेंजिंग कुछ नहीं हुई है, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल दिया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें लगी ही रहती है, बस हम बाई का प्रयोग कर दिए हैं। तो अच्छे से सारे जितने भी अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे बच्चे अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो अभी कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर मैं अभी देख रहा हूँ वीडियो। ठीक है ना, तो और एक टाइम को पिन करके जरूर कर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका पैसिव वॉइस देखते हैं, आप जल्दी बना पाते हो या मैं जल्दी बना पाता हूं? ठीक है ना, सी हैज सीन मी, सी हैज सीन मी, वह मुझे देख चुकी है, यानी कि एक आध बार मतलब देखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, हैज लगा है, सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मी, यानी कि ये एक ऐसा टेंस है ना जिसमें हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट में वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो एक बार इसके लिए एक बार तालियां बजा दो कि हमारे लिए भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसमें लगी लगान मिलती है, जितना पहले से ही मिलती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की हमसे कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? चलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से मी है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाते हैं आई, क्या हो गया? आई, आई के साथ क्या लगता है? हैव। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया, हैज हैव की जगह क्या लगेगा? हैव लगेगा। नॉट नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? आई हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, आई हैव बीन सीन, अरे बाप रे, आई हैव बीन सीन बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर, आई हैव बीन सीन बाई हर, आई हैव बीन सीन बाई हर। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, हो गया बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है ना, चलिए सी हैज नॉट टेकन हर एग्जाम, सी हैज नॉट टेकन हर एग्जाम, इसको निगेटिव बनाना है। ठीक है ना, तो जल्दी से बना लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो क्या हो जाएगा? हर एग्जाम, जो रहे भाई उसको ऑब्जेक्ट पूरा लिखते हैं, हर एग्जाम। ठीक है ना, अब हैज लगेगा कि यहां पर हर है तो हैज ही लगेगा, हैज, फिर क्या लग जाएगा? नॉट, हर एग्जाम हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन ऑलरेडी लगा हुआ है, हर एग्जाम हैज नॉट बीन टेकन बाई, टेकन बाई हर, टेकन बाई
हर, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। फिर आते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव यानी कि हैज है लगा होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बस यही चीज है। चलिए इसको कर लेते हैं। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, तो यानी कि हैज लगा हर वर्क, ठीक है ना। तो हर वर्क के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज ही यूज करेंगे। चलिए हैज हर वर्क, हैज हर वर्क, फिर नॉट है नहीं तो ठीक है, हमने हैज का प्रयोग कर लिया, हर वर्क का भी प्रयोग कर लिया, उसके बाद नॉट नहीं है तो बीन यूज करेंगे। हैज हर वर्क बीन, वर्क की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज किया गया, फिनिश्ड, हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरा देख लेते हैं डब्ल्यूएच वर्ड, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहीं पर क्या लिखा होता है, डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड। तो इसी के पहले हम क्या यूज कर लेते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड, यानी कि हु जब भी आता है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम बाई होम से बनाते हैं। यही जो पीछे बाई लगा होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या कर लेते हैं, उनके पहले लगा लेते हैं बाई होम, यानी डब्ल्यूएच वर्ड। फिर वही चीज है ना, डब्ल्यूएच वर्ड यूज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाएगा, हु हैज नॉट डन हिज वर्क, हिज वर्क हो जाएगा। तो यहां पे क्या लगेगा, बाई होम हैज हिज वर्क। फिर क्या यूज करते हैं हम, नॉट नहीं है, नॉट, और वर्क की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है, डन बाय, डन अकेले, बाय होम हैज हिज वर्क नॉट डन, क्योंकि हमने बाय यहां पर लगा चुके हैं, बाय होम ऑलरेडी यहां पर लगा चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाय होम हैज द वर्क नॉट, अभी एक चीज और बच रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर बीन भी लगा हुआ है, तो कह रहे हैं बाय होम हैज हिज वर्क नॉट बीन डन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट बीन डन, ठीक है, नॉट बीन डन लग जाएगा। तो ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस, ठीक है ना। बाय होम, हु को हम किससे बना लेते हैं, हु को अक्सर हम बाय होम से बना लेते हैं यार। चलिए ठीक है, बाय होम से ना भी बनाए तब ये कैसे बन जाएगा, हु हैज, यहाँ पर हु ही रहने देंगे, हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसका जो दूसरा तरीका हो जाएगा, हु हैज हिज वर्क नॉट बीन डन बाय, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एकदम इजी तरीका हो जाता है। तो दूसरा जो तरीका होता है वो यही तरीका होता है, हु हैज नॉट बीन डन बाय, ठीक है ना, हु हैज हिज वर्क, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पर हिज ना होकर दिस होना चाहिए, बहरहाल इस पे भी सही है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस पे आते हैं, जो कि हमारा होता है, देखिए लास्ट वाले का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, लास्ट वाले टेंस का पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का नहीं बनता है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अभी इसके पहले हम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम किसके बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसको भी अच्छे से आराम से एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि इसमें जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज होता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है ना। और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, ठीक है। ये तो नॉर्मल टेंसेस और सेंटेंसेस की हमने बात किया, लेकिन जब इसके पैसिव वॉइस की बात करी जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चेंजिंग होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम पहले कर दिया और सब्जेक्ट को हमने कहा कर दिया, बाद में कर दिया। एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस एग्जांपल के रूप में देखते हैं, ही टूक माई पेन, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है माई पेन, माई पेन, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, माई पेन। वाज या वर यूज करेंगे, वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, माई पेन वाज टेकन, टू का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई
मी यानी कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाया जाएगा, वाज। फिर हेल्पिंग वर्ब अगर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, आई वाज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल है तो कॉल का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय हिम, आई वाज नॉट कॉल्ड बाय हिम। ये हो गया आपका यानी कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि कैसे निगेटिव का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो ऐसे बनता है, आई वाज नॉट कॉल्ड बाय हिम। यानी कि वॉज के बाद भी देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना, वॉज के बाद भी क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसीलिए आता है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद आता है अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव यानी कि वाज या वेयर, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं हम, वाज या वेयर को पहले लाते हैं। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है डिड होता है, डिड होता है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है वो डिड होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डिड ही नॉट कॉल मी, तो हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, मी है तो क्या हम ये इसमें यू प्रेफर कर सकते हैं वाज आई। मी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर क्या हो गया सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज आई। अच्छा नॉट भी है तो नॉट, वाज आई नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वाज आई नॉट कॉल्ड बाय हिम, आई वाज नॉट कॉल्ड बाय, वाज आई नॉट कॉल्ड बाय हिम। चलिए हाउ डिड दे डू इट, हाउ डिड दे डू इट, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने क्या लगा देना है, डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है, तो ये भी बन जाएगा। तो यानी सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, डबल इंट्रोगेटिव का, तो डब्ल्यूएच वर्ड को हम पहले लिखेंगे हाउ, ठीक है ना। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इट है तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज, हाउ वाज इट, हाउ वाज इट, ठीक है ना। इट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, डिड है, डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हाउ वाज इट डन बाय। अब देखिए उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, अच्छा डायरेक्टली इसमें सब्जेक्ट लिख दिए हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, बाय, फिर क्या हो जाएगा हाउ वाज इट डन बाय, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जगह पे लिखा जाएगा तो देम। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है, चार स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। तो फिर देखते हैं हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के टेंसेस को कैसे ही पैसिव वॉइस पे सॉल्व किया जाता है, तो उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ये नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो कि जिससे ट्रांसलेशन वगैरह किया जाता है। फिर आता है इसका पैसिव वॉइस, यानी कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हमने बाद में लिख दिया। वाज वेयर हमको लिखा जाएगा क्योंकि इसे हमारे वाज वेयर को हम बदलते नहीं है, वाज वेयर को हमने लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, बीइंग लिखा, और हमेशा जैसे हम अभी तक हमने सॉल्व करते आए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और बाई का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस को। ही वाज कॉलिंग मी, यानी कि स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को हम पहले करते हैं। मी है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, फिर इसके बाद हम वाज या वेयर का चूज करते हैं तो आई के साथ वाज यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, आई वाज, ठीक है ना। बीइंग का प्रयोग करते हैं, आई वाज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, ही वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम, ही वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम, ये हो गया आपका इसका पैसिव वॉइस। उसके बाद देखते हैं निगेटिव का, शी वाज नॉट सेंडिंग लेटर्स, शी वाज नॉट सेंडिंग लेटर्स, तो क्या हो जाएगा लेटर्स, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेटर्स के साथ हम यूज करते हैं वर, फिर हम यूज करते हैं लेटर्स वर, यानी कि हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसके बाद नॉट है तो नॉट यूज कर लिया, लेटर्स वर नॉट बीइंग, लेटर्स वर नॉट बीइंग सेंट, ठीक है ना, सेंट बाय हर, ये हो गया इसका निगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद आते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है ना, इसमें भी बाहर ही है, तो वाज सी टेकिंग हर एग्जाम, तो हर एग्जाम के साथ हम यूज करते हैं वाज ही, वाज हर एग्जाम, यानी ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, वाज हर एग्जाम। उसके बाद देखिए डब्ल्यूएच वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट, नहीं तो हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं मेन वर्ब, वाज हर एग्जाम बीइंग, वाज हर एग्जाम बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकिंग का क्या हो जाएगा टेकन, फिर बाय, सी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस,
हर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड। देखिए WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब यहीं तक है। इसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। WH वर्ड को हम पैसिव वॉइस बनाते समय WH वर्ड को हम WH वर्ड ही लिख लेंगे, व्हाट हमने लिख लिया। उसके बाद हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज कर लेते हैं, व्हाट वॉज WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट बनेगा नहीं, व्हाट वाज। फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं, जो उसके बाद, उसको छोड़ के जो उसके बाद यूज करते हैं हम उसको यूज कर लिए हैं। व्हाट वाज बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। व्हाट वाज बीइंग डन बाई हर। तो ये चार तरीके हो गया। पहला हो गया अफर्मेटिव का, दूसरा हो गया निगेटिव का, तीसरा हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव का, चौथा हो गया डबल इंट्रोगेटिव का। तो यानी कि हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों स्ट्रक्चर्स को आसानी से, हम सारे स्ट्रक्चर्स को आप पैसिव वॉइस आसानी से आराम से बना सकते हैं। यस और नो कमेंट्स में जरूर लिखते चलिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम पास्ट कंटीन्यूअस के बाद हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, हैड लगाते हैं, बीन लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर आपके ये रहे, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। इसको भी हम ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, माई वर्क। अच्छा पास्ट है तो यहाँ पे हैड लगना चाहिए ना, आई हैड डन, ठीक है, आई हैड डन। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड। आई हैड डन माई वर्क, माई वर्क फिर क्या हो जाएगा, हैड, फिर हो जाएगा बीन डन, माई वर्क हैड बीन डन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, माई वर्क हैड बीन डन बाई मी। दूसरा है हैड सी सीन मी, यानी कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैड सी सीन मी, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, कोई बात नहीं, हमको हैड ही लिखना है। मी हैड तो सभी के साथ लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, हैड, मी का सब्जेक्टिव केस आई, हैड आई, क्या हो जाएगा, हैड आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीन, हैड आई बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाई हर, हैड आई बीन सीन बाई हर। फिर उसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हाउ हैड ही डन दिस, हाउ हैड ही डन दिस। तो हाउ का हम WH वर्ड जो रहता है उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा, हाउ हैड दिस, हाउ हैड दिस, फिर क्या लगाते हैं, बीन डन बाई हिम, ठीक है ना, हाउ हैड दिस बीन डन बाई हिम। तो ये हो गया आपका WH वर्ड का स्ट्रक्चर, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आप इस तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनता नहीं है, अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। अभी हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को और उसके पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है, उसके भी रूल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो टेंसेस में होता है सब्जेक्ट प्लस विल एस एल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सा है, ज्यादा कुछ इसमें बताने वाली बात नहीं होती, ज्यादा कुछ कठिन वाली बात नहीं है। और इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो भी यही होता है, ऑब्जेक्ट को हम पहले कर देते हैं, बस ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, पहले कर दिया, उसके बाद हमने विल एस एल लगाया, ठीक है, और सिर्फ लगाना होता है, चेंजिंग क्या होती है ना, पी होती है, ठीक है ना, एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, बी होती है तभी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया, फिर हमने सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो विल एस एल होते हैं ना, ये मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के बाद बी ही लगाकर तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं। असर्टिव का है ये, ठीक है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट है मी को हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले लाते हैं आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, बाकी ही सी इट दे इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का, आई सेल, ठीक है ना, बी टॉट बाई हिम,
ठीक है ना, बी लगाकर तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम आते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पर। विल यू नॉट हेल्प हिम, विल यू नॉट हेल्प हिम, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, इसमें भी यहाँ पर है यू के लिए क्या लगा है, विल लगा है, ठीक है ना, तो ही के लिए भी क्या लगेगा, विल ही लगेगा, कोई बात नहीं, विल। फिर यूज कर लेते हैं हिम का सब्जेक्टिव केस, ही, विल ही नॉट, वर्ब बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होता है। ये हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस, विल ही नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। फिर आते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन, यानी इसमें भी डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है ना, यही सारी चीजें होती है। चलिए व्हेन को हम व्हेन ही लिखते हैं। फिर हम यूज करते हैं विल या सेल का, माई पेन है, ठीक है ना, माई पेन, तो जरूरी है हम ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग में भी लगाते हैं, तो ठीक है ना। तो फिर व्हेन विल, ठीक है ना, माई पेन, व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न्ड, बी रिटर्न्ड बाय यू, रिटर्न बाय यू, ये आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। और डबल इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, यानी कि विल या सेल के। आप लोगों को पता है कि आई तथा वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या यूज होता है, विल होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी इसी की तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अरे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हमने लिखा भी नहीं उसको। अभी क्या हम पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबको पता है, विल हैव या शैल हैव होती है, ठीक है ना। नॉर्मल यानी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, उसके बाद विल या शैल हैव, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, विल या शैल हैव का, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, और हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाय और सब्जेक्ट यानी सब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल्स के माध्यम से देख लेते हैं। आई शैल हैव लर्न्ड इट, ठीक है ना, तो इट को हम लाते हैं आगे, क्या करते हैं, इट को हम लाते हैं आगे, इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, और लर्न्ड ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा इट विल हैव बीन लर्न्ड बाय मी, लर्न्ड बाय मी, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। उसके बाद देखते हैं विल ही नॉट हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, तो इसका क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। तो अब देखिए ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम न्यू हाउस, ठीक है ना, ही था, ही नॉट हैड बिल्ट अ न्यू हाउस, ये है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा है, अब इसका हम पैसिव वॉइस करते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर है अ न्यू हाउस, ठीक है ना, बिल्ट अ न्यू हाउस। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा, will a new house, will a new house, फिर यूज हो जाएगा, फिर यहां पर है have been built by him, तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब दूसरा है why will he have done it, अब इसका हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव है, तो डबल इंट्रोगेटिव का जो रहता है डब्ल्यूएच वर्ड उसको हम लिख लेते हैं why, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इट है, इट के साथ विल का ही प्रयोग होता है, why will, डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, why will it, फिर क्या हो जाएगा have, why will it have been done by him, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो ये रहा वॉइस का पूरा, यानी कि वॉइस के कंसेप्ट और वॉइस का पूरा टेंस, पूरे टेंस के वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। तो अभी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा था, इसलिए हम जो अब है एडवांस जो इसके रूल्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और स्टे ट्यून्ड रहेंगे इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए।